हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 5 है ये और लेक्चर नंबर 7 है। ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, बस एक दो लेक्चर और हैं और ये फिनिश होने वाली है। और हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, अभी तक आपने क्लियरली पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन बातें हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। मान लो वेव इधर चल रही है एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हो गया। वाई एक्सिस की तरफ मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस की तरफ मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो आधी एनर्जी जो टोटल की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में वेव के पास रहती है और आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में वेव के पास रहती है। अगर कोई कहे कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कितनी होती है तो आप आसानी से बता सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब तो जानते हो ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, छोटा यू है। छोटा यू माने एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं लगे बेटे। और इसकी वैल्यू तुम लोग को पता ही है कितनी होती है भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी लिखें तो वो होती है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है। और अगर टोटल एनर्जी लिखें तो जितनी ये है उतनी ही ये है। तो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर आप लिखना चाहो तो चाहे तो लिख लो 2 UE और या लिख लो 2 UB। ये आप लिख सकते हो, क्योंकि जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड वाली होती है। अब यहां बेटे दो बातें आती हैं। एक तो ये कि सर ये दोनों बराबर कैसे हैं, प्रूफ कर दीजिए। एक ये कि ये 2 UE की वैल्यू निकाल दीजिए, और तो कोई खास बात है नहीं बेटा। तो जरा देखो, UE की वैल्यू में इतनी प्रूफ कर रहा हूं, तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं UE इक्वल्स टू UB। तो देखो, UE से शुरुआत की, UE की वैल्यू है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब तुमने एक बात पढ़ी हुई है, देखो E की वैल्यू हम लिख सकते हैं, E की वैल्यू होती है E0 अपॉन √2। सभी को ही पता है, इसी चैप्टर पढ़ाई ही है? तो ये RMS वैल्यू है, तो ये होती है E0 अपॉन √2। E0 का नाम तुम्हें पता ही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, E की जगह अगर E0 आएगा तो यह 1/4 आता है। अब E0 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। E0 की वैल्यू मैंने तुम्हें प्रूफ कराई थी, E0 बराबर होता है CV0, याद आ गया होगा। और C की वैल्यू भी प्रूफ कराई थी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये बातें हमें पता हैं, तो इनका यूज कर रहे हैं। तो देखो UE कितना हो जाएगा, ध्यान दो, 1/4 ओके, एप्सिलॉन नॉट ओके, E0 स्क्वायर तो ये हो जाएगा C स्क्वायर B0 स्क्वायर। C स्क्वायर की वैल्यू लगा लो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर, तो ये वैल्यू करोगे स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट और B0 स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। B0 की वैल्यू आप समझते ही हैं, कितनी होती है B0, देखो B0 होता है, बोलो भाई कितना, B0, B बराबर B0 अपॉन √2। तो B0 की वैल्यू √2 भी होती है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। बताओ कितना आ जाएगा, 1/4
बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू अभी लगाने जा रहा हूं। करो भाई, बी नॉट की वैल्यू 2b² हो जाएगी, 2b² और म्यू नॉट, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा b² अपॉन 2 म्यू नॉट। तो देखो ये वैल्यू यू बी की है, तो यू ई बराबर यू बी आसानी से प्रूव कर सकते हो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है क्या? आसान सा है। अब एक बात और रह गई, अगर आप क्या निकालना चाहो बताओ भाई, हैं क्या निकालना चाहते हो? यस, अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहो तो इसका डबल कर लो, तो आप डबल करेंगे तो टोटल एनर्जी निकल आएगी। तो टोटल एनर्जी अगर कोई निकालना चाहे तो वो डबल कर सकता है, तो टोटल एनर्जी उसे मिल जाएगी। चाहे तो इसका डबल कर लो, है ना, इस वैल्यू का यूई का, चाहे इसका डबल कर लो, तो इसका डबल करोगे यूई की ये वैल्यू है तो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या तो यही लिख लो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या लिख लो ये वाला b² अपॉन म्यू नॉट, डबल करेंगे 2 हट जाएगा, या ये लिख लो बी नॉट के टर्म्स में लिखना चाहो तो बी नॉट के टर्म्स में लिखोगे, या ई नॉट के टर्म्स में, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या ये वाली भी लिख सकते हो आप, है ना, इसको आधा करके लिखोगे तो लिख सकते हो आप, कितना हो जाएगा इसका आधा करो, b0² अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये चारों वैल्यू यू टोटल की हो जाएंगी। देखो बहुत ही आसान है, समझ में आया या नहीं? अब ये तुम बताओ भाई, करना क्या है, यू ई की वैल्यू का डबल कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, यू बी की वैल्यू का डबल कर सकते हो, ई की वैल्यू लगा सकते हो, ई की वैल्यू होती है ई नॉट अपॉन √2, और बी की वैल्यू भी लगा सकते हो बी नॉट अपॉन √2। तो ये 4 फॉर्मूलेशन आ जाएंगे। इससे क्या क्या साबित हुआ कि जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है उतनी ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है, और टोटल एनर्जी डेंसिटी चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का डबल कर लो उतनी होती है, या मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी का दुगना कर लो उतनी होती है। ये होती है टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ये ओके। अब देखो बेटा एक चीज और बता रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं बच्चों पॉइंटिंग वेक्टर। क्या कहते हैं भाई? पॉइंटिंग वेक्टर। पूछा जाता है पेपर में कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जरा समझो पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन। बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वास्तव में किस चीज को ट्रांसपोर्ट करती हैं? एनर्जी को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी। तो एनर्जी फ्लोइंग या ट्रांसपोर्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। बोलो क्या बताया? बोलो बोलो एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो बोलो क्या बताया? एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is called पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को बच्चों हम एक नोटेशन से लिखते हैं एस, तो इसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस वेक्टर होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, याद भी कर लीजिए, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड, एच का नाम तुम्हें याद है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच की वैल्यू भी बताई थी, एच होता था बी अपॉन म्यू नॉट, पढ़ाया हुआ है यूनिट 3 में चैप्टर 5 में, एच का नाम मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला होता है।
अगर आप एच की ये वाली वैल्यू रख देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एस बराबर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, या म्यू नॉट को आप एक साइड लिख लो पहले, तो 1 अपॉन म्यू नॉट ई क्रॉस बी, ये है एस वेक्टर। याद रखो ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को बताता है, हमेशा याद रखो। ई क्रॉस बी किसकी दिशा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, वेव किस दिशा में चल रही है, अगर वो दिशा निकालनी हो तो आप निकालते हैं ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो पॉइंटिंग वेक्टर भी समझ में आ गया है। अगर पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, डायरेक्शन छोड़ दो कि कितनी एनर्जी यूनिट एरिया से फ्लो हो रही है वो कैलकुलेट कर लें, तो उसे फिर कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम बताओ भाई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई कहे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन बताओ, तो हम कह सकते हैं एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फ्रॉम ए सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। बोलो क्या बताया? बोलो क्या है इंटेंसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy crossing per unit area per unit time to a surface held perpendicular to the direction of propagation। वेव जिस दिशा में जा रही है उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस होना चाहिए। जैसे वेव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है तो एक सरफेस जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उससे एक सेकंड में जितनी एनर्जी गुजर जाएगी एक सेकंड में, उस एनर्जी को ही कहते हैं इंटेंसिटी। सरफेस कैसे रखना है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है हथेली, है ना। कितना एरिया लेना है? हथेली का 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, और कितनी देर में? एक सेकंड में जितनी एनर्जी इसमें से पार हो जाएगी, गुजर जाएगी, उसे कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वास्तव में क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह से ये है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, यानी डायरेक्शन छोड़ दो, खाली एनर्जी एनर्जी नाप लो। तो अगर कोई पूछे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, या तो आप डेफिनेशन दे दीजिए या आप कह सकते हैं इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो बताओ आई कितना हो जाएगा? अब तुम लोग बताओ। मैंने पॉइंटिंग वेक्टर का तो तुम्हें फॉर्मूला बताया है ना, तो यहां वेक्टर लगाना बंद कर दो, 1 अपॉन म्यू नॉट ई इंटू बी, बस सीधा सीधा लिख दो। तो आई हो जाएगा बच्चों कितना? बताओ भाई जरा। आई हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट ई बी, ये हो जाएगा आपका आई। क्लियर हो गया? अगर आप चाहें वैल्यू लगाना तो ई की वैल्यू आपको पता ही है, होती है ई नॉट अपॉन √2, और बी की वैल्यू भी आपको पता है बी नॉट अपॉन √2। तो आप चाहें तो ई नॉट और बी नॉट के टर्म्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट ई नॉट अपॉन √2 बी नॉट अपॉन √2, यानी ये हो गया आपका ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट। ये भी इंटेंसिटी आप मान सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। क्या सॉल्व करना चाहते हो बताओ भाई।
आंसर हम पूरी तरह से ई नॉट के टर्म्स में ही देना चाहते हैं, तो ई नॉट के टर्म्स में दो तो क्या हो जाएगा, बी नॉट को हटा लो, तो बी नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट को हटाना चाहते हैं तो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन सी। रख दो यहां, कितना हो जाएगा, आई बराबर ई नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट तो लिखा ही है। अब ये वैल्यू बी नॉट की ओर लगा रहा हूं, ई नॉट अपॉन सी। कर पाओगे? अब सी कितना होता है जरा उस पर भी चर्चा कर लो भाई। सी होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। स्क्वायरिंग कर लो तो सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा बता सकते हो? बताओ भाई, म्यू नॉट हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इधर आ गया, ये नीचे आ गया। अगर वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा जरा आप लोग देखिए, तो आई बराबर ई नॉट, ठीक ही है, ई नॉट का स्क्वायर हो चुका है, अपॉन 2 और सी, ये सब सही है यहां तक। अब म्यू नॉट की वैल्यू रखने वाला हूं। म्यू नॉट की वैल्यू है 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा, सी स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट ऊपर, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ये है इंटेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। अगर आप चाहें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर की जगह बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं। बोलो भाई, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। तो ये दोनों फॉर्मूले काम कर जाएंगे आपके इंटेंसिटी के लिए। रिमेंबर दैट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये बात आपको पता है। तो ये हो गई बच्चों, क्या हो गई भाई ये? हाँ, ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मेन बेटा सारा ही हो गया है। अब एक और बस ज्यादा से ज्यादा लेक्चर की जरूरत है जिसमें थोड़ा सा बताएंगे, तो ये चैप्टर की थ्योरी बस पूरी होने वाली है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।